Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the very important topic of English language, and that is active and passive voice. I have often confirmed that the students have problems in active and passive voice, so today's lecture will help you solving the problems regarding this topic. So we are going to start this topic. Be careful and listen to the topic very carefully as your problem should be solved. तो एक्टिव एंड पैसिव के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं। तो एक्टिव वॉइस को हम इस्तेमाल क्यों करते हैं? अब एक्टिव वॉइस को जो इस्तेमाल किया जाता है वो डूअर ऑफ एक्शन के लिए, यानी एक्टिव वॉइस एम्फसाइज ओवर डूअर ऑफ एक्शन, माना जो फाइल होता है काम का करने वाला, उसको जब हम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं या उसको माना एम्फसाइज करना होता है तो हम एक्टिव वॉइस यूज़ करते हैं। और रिसीवर ऑफ एक्शन यानी जो मफऊल है उसको जब हमने एम्फसाइज करना होता है तो फिर हम पैसिव वॉइस को यूज़ करते हैं। तो पैसिव वॉइस का इस्तेमाल जो है वो रिसीवर ऑफ एक्शन के लिए है और एक्टिव वॉइस का जो इस्तेमाल है वो डूअर ऑफ एक्शन के लिए है। अब जब एक्टिव को पैसिव के अंदर चेंज कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ जनरल रूल्स हैं। अब जनरल रूल्स जो हैं अगर ये सारी की सारी एक्टिव और पैसिव पर ही अप्लाई होते हैं, बाकी आगे कुछ टेंसेस के हिसाब से या सेंटेंसेस के हिसाब से रूल्स होते हैं, तो वो जैसे जैसे हम टेंसेस पढ़ेंगे उनके साथ साथ आपको बताते जाएंगे। लेकिन ये जनरल रूल्स जो हैं ये सारी की सारी जो एक्टिव और पैसिव वॉइस है उसके ऊपर अप्लाई होते हैं। अब इनमें सबसे पहले हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है नंबर 1 पे, वो ये है कि जो सब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और इसी तरह जो ऑब्जेक्ट होता है एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता है। मींस जो वहाँ का सब्जेक्ट है यहाँ का ऑब्जेक्ट, यहाँ का ऑब्जेक्ट वहाँ का सब्जेक्ट है। एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये कि पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ होती है। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि हमने यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ की हैं वो कंटिन्यूअस के हैं और यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज़ हो रही है, हालांकि उनको ने एक्टिव और पैसिव वॉइस भी सीखी हुई होती है। तो ये बहुत ही ज़रूरी बात है समझने के लिए कि जब भी हम देखें कि हमारे पास कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब यूज़ हैं और थर्ड फॉर्म यूज़ हुई है तो ऑटोमेटिकली जो जुमला है वो पैसिव के अंदर है। अब पैसिव की एक अहम बात ये है कि इसके अंदर जो इसका ऑब्जेक्ट है वो अक्सर नहीं होता, जिसकी वजह से बच्चे जो हैं या स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको ये मसला होता है कि वो जुमले को रिकग्नाइज नहीं कर पाते, नहीं समझ पाते कि ये एक्टिव का है या पैसिव का है या कौन से टेंस का है। तो इसके अंदर बहुत सिंपल सी बात है कि जब भी कंटिन्यूअस का कोई हेल्पिंग वर्ब हो और उसके साथ थर्ड फॉर्म लगी हो तो माना ये जो जुमला है ये पैसिव वॉइस का है। तो उसके साथ जो है कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं बहुत सारे, तो इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो हैं वो पैसिव वॉइस नहीं होते हैं। और इसी तरह परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंसेस जितने भी हैं और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस और इसके अलावा फ्यूचर कंटीन्यूअस, यानी ये 4 ऐसे सेंटेंसेस हैं जो पैसिव वॉइस नहीं होते। इनको कुछ तरीक़ों से पैसिव वॉइस किया जाता है और वो गलत भी नहीं है, लेकिन जनरल जो मेथड्स हैं उनके ज़रिए ये पैसिव वॉइस नहीं होते। इसी तरह मोस्टली जो है पैसिव वॉइस जब हम करते हैं तो उसके ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। बाय का जो लफ्ज़ है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो लाजमी नहीं है कि बाय का लफ्ज़ हो, कुछ और लफ्ज़ भी आ सकते हैं। जैसे कुछ जुमले ऐसे आएंगे जिनके अंदर बाय नहीं आ रहा होगा, कोई और माना कंजक्शंस वगैरह इस्तेमाल हो रहे होंगे। और सातवां जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो हैं वो ऑब्जेक्टिव पैसिव के अंदर, पैसिव का जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर यूज़ होंगे। अब इसके अंदर भी काफ़ी स्टूडेंट्स को मसला होता है क्योंकि उनकी जो केसेस हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, दीज आर 3 केसेस, तो इनको याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये सिर्फ एक्टिव और पैसिव के लिए मसला नहीं होता, बल्कि जब आप नरेशन भी सीख रहे होते हैं तब भी आपके साथ ये मसला होता है। तो उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि ये जो पर्सनल प्रोनाउंस के केसेस हैं वो आपको बिल्कुल कंफर्म होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो वो मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, वो भी आप जो है ना उनको याद कर लें और उनको ज़हन नशीन कर लें कि जब हमने आगे वो करने हैं तो वो हम करेंगे। अब जैसे ही जो है जब इसको हम
प्रोनाउन का माना पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट के अंदर ले जाएंगे तो ये हिम के अंदर चेंज होगा। इसी तरह शी जो है वो चेंज होगा हर के अंदर। यू एज इट इज़ रहेगा, आई जो है वो मी के अंदर चेंज होगा, और वी ये चेंज होगा अस के अंदर, और इसी तरह दे ये चेंज होगा देम के अंदर। ये वो वाले प्रोनाउंस हैं जो मोस्टली जब हम एक्टिव वॉइस के अंदर होते हैं तो एक्टिव वॉइस के अंदर ये उनके सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होते हैं। ये सारे जो हैं ये सब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं। और ये सारे जो हैं ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं। उम्मीद है कि ये जनरल रूल्स जो हैं ये आपने याद कर लिए होंगे। अब इन्हीं के बेसिस पर हम अब जितनी भी एक्टिव और पैसिव करेंगे वो सारी इसी तरीके से होगी। अब एक आपको मैं जनरल फार्मूला बता देता हूँ, जनरल फॉर्मेशन बना देता हूँ, जिसके तहत सारी की एक्टिव वॉइस जो है वो पैसिव वॉइस के अंदर उस जुमले के तहत ही हल होगी। उसके अंदर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का चेंज आएगा, बाकी कोई तकरीबन चेंज नहीं है। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स को आपने ज़हन नशीन करना है टेंसेस के हिसाब से, बाकी जनरल फॉर्मेशन वही है। तो जनरल फॉर्मेशन क्या है हमारे पास, कि हमने पैसिव, अब एक्टिव वॉइस का ये मैं पहले बना देता हूँ। सब्जेक्ट होता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होता है, उसके बाद जो है वो वर्ब की फॉर्म होती है, जो भी टेंस आप इस्तेमाल कर रहे होंगे उसके हिसाब से ये चेंज होगी, और लास्ट में ऑब्जेक्ट होता है। तो ये जो फॉर्मेशन हमने बनाई है ये असर्टिव जो सेंटेंस है, यानी बयानी जुमला। अब इसकी जब हम पैसिव करेंगे तो अब फॉर्मेशन क्या होगी, ये जो ऑब्जेक्ट है इस तरफ सब्जेक्ट होगा। नीचे मैं लिख देता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव है। उसके बाद कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब्स यूज होते हैं, जो भी टेंस हम कर रहे होते हैं उसका कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। उसके बाद वर्ब। अब हमें यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि कौन सी फॉर्म, क्योंकि पहले भी क्लियर कर चुके हैं कि पैसिव वॉइस के अंदर हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होती है। उसके बाद जनरली बाय लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है, इसके अलावा भी हो सकते हैं, और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगता है। अब टेंस वाइज अगर हम इसकी बात करें तो प्रेजेंट टेंस, अब प्रेजेंट टेंस की जो फॉर्मेशन बनेगी, अब ये सारी जो फॉर्मेशन मैं बनाने जा रहा हूँ ये सारी पैसिव के हिसाब से है। तो प्रेजेंट के इंडेफिनेट के अंदर यही फॉर्मेशन आनी है। अब ये जो कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है यानी सब्जेक्ट, माना ये ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव है, और इसके साथ इज, एम, आर प्लस वर्ब, लास्ट में बाय, और फिर ऑब्जेक्ट लगता है। और ये जो ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव है। एग्जाम्पल के तौर पर ही किल्स ए स्नेक। अब इसको हम पैसिव करने जा रहे हैं, तो ये स्नेक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये एक्टिव वॉइस का जुमला है। इसको जब हम पैसिव में करेंगे तो ये स्नेक जो है इस तरफ आ जाएगा, यानी इसका सब्जेक्ट बन जाएगा। अब हेल्पिंग वर्ब स्नेक सिंगुलर, तो उसके साथ इज। अब वर्ब लगाना है तो हमें पता है कि थर्ड फॉर्म, तो किल की थर्ड फॉर्म किल्ड। अब उसके साथ बाय। अब ही उस तरफ जाएगा तो हिम।
इसी तरह अगर हम पास्ट की बात करें तो पास्ट के अंदर ये इज एम आर कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स यानी वाज या वर का इस्तेमाल होगा, बाकी फॉर्मेशन वही है। तो इसके अंदर जैसे अगर हम एक्टिव वॉइस के अंदर ये जुमला करें तो ये होगा ही किल्ड अ स्नेक। तो इसकी जब हम पैसिव करेंगे तो सिर्फ जो चेंज आ रहा है वो हेल्पिंग वर्ब का आ रहा है। तो स्नेक was killed by him। तो अब अगर इसको और इसको ऑब्जर्व करें तो सिर्फ हेल्पिंग वर्ब का फ़र्क आ रहा है, बाकी फॉर्मेशन तकरीबन वही है, बल्कि वही है, एज इट इज़ है। इसी तरह जब हम फ्यूचर के अंदर जाएंगे तो फ्यूचर के अंदर अब फ्यूचर इंडेफिनिट का जुमला है तो उसके अंदर वही फॉर्मेशन यानी सब्जेक्ट, उसके बाद विल या शल के साथ जो है वो बी यानी कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स आगे फॉर्मेशन वही है। अब जैसे एक्टिव वॉइस का जुमला ही विल किल अ स्नेक। अब इसको आप पैसिव कर रहे हैं तो अ स्नेक विल बी आगे वही किल्ड अ स्नेक सॉरी बाय हिम।